Greetings 12th class political science students, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. Today we are going to do part 4th of the chapter, the crisis of democratic order. In last class we have discussed the background for that thing, that what were the conflicts between judiciary and executive in our country, or you can say parliament also. So we have also understood that there was the background for which Indira Gandhi was not able to accept that yes, she has done something wrong. We have understood that High Court of Allahabad that has given a verdict that Indira Gandhi has won the elections by unfair means, you can say, because she has used government officials for her personal elections, and that is not appropriate according to the constitution. इसीलिए उनके इलेक्शंस को क्या बोला गया था, दैट दीज इलेक्शंस आर इनवैलिड. बट फिर हमने क्या पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया था कि जब तक हमारी कंट्री में इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक वो एज एन एमपी वर्क कर सकती हैं, बट वो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बट उसके बाद क्या हुआ, राइट? उसके बाद क्या सिचुएशन थी, कैसे इसको डील किया जाएगा, कैसे इसको टैकल किया जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. दैट इज क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. द स्टेज वॉज नाउ सेट फॉर अ बिग पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन. अब आप लोगों ने जो चीज पढ़ी है, कॉन्ट्रडिक्शन थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो अब किसी बड़े ऐसे सिस्टम के लिए, बड़े पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन के लिए कि एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं कुछ चीजें, इसके लिए स्टेज पूरी रेडी थी. द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण. हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था ना कि लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया था कि अल्टरनेटिव है हमारे पास जेपी नारायण, है ना, इंदिरा गांधी की कंपैरिजन में. तो लोगों ने क्या बोला, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड फॉर इंदिरा गांधीज रेजिग्नेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड अ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन इन दिल्ली रामलीला ग्राउंड ऑन 25th of June 1975. अब लोगों ने क्या बोला कि इंदिरा गांधी को क्या करना चाहिए, रिजाइन देना पड़ेगा, राइट? और क्यों रिजाइन देना पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव मैनर यूज नहीं किया डेमोक्रेसी में, और अगर पॉजिटिव मैनर यूज नहीं हुए तो व्हाट विल हैपन, उनको रिजाइन देना चाहिए, राइट? तो अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ? अब इसका इंपैक्ट ये हुआ कि वो लोग क्या चले गए, एक मैसिव प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हो गए दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में. अब फिर क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण अनाउंस्ड अ नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस, द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स. उन्होंने क्या बोला, क्योंकि इंदिरा गांधी, उनके दिमाग में पहले से ही सेट थी ये चीजें कि इंदिरा गांधी कुछ ना कुछ तो करेंगी भाई, क्योंकि उनको अपनी सीट बचानी एक टाइप से, और अगर सीट बचानी तो डेफिनेटली शी विल डू समथिंग, राइट? तो उन्होंने सबको बोला कि हम नेशन वाइड सत्याग्रह, सत्याग्रह का आइडिया आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझा होगा प्रीवियस क्लासेस में. सत्य प्लस आग्रह मतलब टाइट, यू कैन से होल्डिंग ट्रुथ इन अ टाइट मैनर. जब आप मतलब ट्रुथ के लिए फाइट करें, वो था सत्याग्रह. महात्मा गांधी का आइडिया था, और हम लोगों ने पढ़ा वो गांधी फिलोसफी को फॉलो कर रहे थे. तो उन्होंने सबको क्या बोला, एक नेशन वाइड सत्याग्रह होना चाहिए. और वो नेशन वाइड सत्याग्रह क्यों होना चाहिए? फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी. और उन्होंने आर्मी को भी क्या बोला, आर्मी को भी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी, कि वो ऑर्डर को ओबे ही ना करे, जो ऑर्डर इलीगल है, इमोरल है, उसको फॉलो करना ही नहीं चाहिए. एंड दैट वाज एप्रोप्रिएट ऑल्सो, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं. ऐसे कैसे कोई भी हमारे ऊपर ऐसे ऑर्डर चला सकता है, राइट? तो उन्होंने सभी के लिए एक टाइप से रिक्वेस्ट की कि आप गलत ऑर्डर्स को, इलीगल ऑर्डर्स को, इमोरल ऑर्डर्स को फॉलो ही ना करो. दिस टू थ्रेटन टू ब्रिंग द एक्टिविस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू अ स्टैंडस्टिल. अब देखो फिर क्या हुआ, अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्टिविटीज के लिए भी थ्रेटन क्रिएट हो गया. The political mood of country had turned against the Congress more than ever before. और ऐसी पोजीशन हो गई कंट्री में, कैसी कि कांग्रेस के लिए इतना लोगों के माइंड में कभी भी एग्रेशन था ही नहीं जितना अब एग्रेशन हो रहा है. जितनी रिस्पेक्ट थी ना कहीं हम लोगों ने फर्स्ट जनरल इलेक्शन देखे, सेकंड देखे, थर्ड भी देखे, तो जितना रिस्पेक्ट था अब कहीं ना कहीं उतना ही एक टाइप से लोगों के माइंड में इनसिक्योरिटी है, एंगर है कांग्रेस के लिए, राइट? अब देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, दिस इज लाइक आस्किंग द आर्मी टू डिसोबे द गवर्नमेंट. इज दैट डेमोक्रेटिक? अब देखो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम गवर्नमेंट आर्मी को, मतलब हम आर्मी को क्या बोल रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की बातों को ओबे नहीं करना है, तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? अब देखो हम ये चीजें, आप इसको क्यों डेमोक्रेटिक कंसीडर कर सकते हो? क्योंकि हमारे पास राइट है ना प्रोटेस्ट करने का. गवर्नमेंट कुछ अगर इलीगल वे में कर रही है तो हमारे पास एटलीस्ट प्रोटेस्ट करने का राइट है. और देखो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि वॉयलेंटिक एस्पेक्ट्स हो रहे हैं. लोग सिर्फ गैदर हुए हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या कुछ नहीं कर रहे, मतलब वॉयलेंस नहीं कर रहे हैं, राइट? तो जब अगर हमें लगता है ना कि गवर्नमेंट कुछ
कर रही है। तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बनाया किसने? हम ही लोगों ने तो बनाया। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में फर्स्ट लाइन लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब फाइनल पावर किसके पास है? हमारे पास है। गवर्नमेंट को कभी भी ये सोच के कि वो गवर्नमेंट है, उसको कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फाइनल पावर, सुप्रीम पावर इन द कंट्री रेस्ट विद द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। राइट? समझ आया? तो अब देखो ये सिचुएशन वही हो रही थी। क्या सिचुएशन हो रही थी हमारी कंट्री में? कांग्रेस के अगेंस्ट इतना ज्यादा कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एग्रेशन भरा पड़ा था, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। अब फिर क्या हुआ? अब यहां से हो गया हमारी कंट्री में क्या कि यहां इमरजेंसी की डिक्लेरेशन हो गई। रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का क्या था? लोगों ने तो प्रोटेस्ट किया, लोगों ने बोला कि इंदिरा गांधी को रिजाइन कराओ भाई, क्यों आप उसको स्टे दिलवा रहे हो? लोग तो प्रोटेस्ट उसके लिए कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी। तो कहीं ना कहीं ये तो डेमोक्रेसी नहीं थी ना भाई। On 25th of June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbance and therefore it invoked Article 352 of the Constitution. अब तक देखो आप लोगों ने कहां पढ़ा? बिहार, गुजरात, इन कंटेक्स्ट में पढ़ा। आप लोगों ने गुजरात में पढ़ा कि इमरजेंसी इंप्लीमेंट होने की बात हो रही थी। वहां मैंने आपको बताया आर्टिकल 356, जिसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, कि उसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट का रूल रेगुलेशन ऐसे नहीं चल पा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर स्टेट में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। लेकिन यहां गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है? यहां तो पूरी की पूरी स्टेट, पूरे के पूरे इंडिया का रूल ऐसे ही नहीं चल रहा है ना, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सही है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या हवाला दिया? एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी 3 आर्टिकल्स होते हैं, 352, 356 और 360। तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला? 352 आर्टिकल के अगेंस्ट क्या लगा दी? उसके अंडर इमरजेंसी लगा दी। और 352 के अंडर इमरजेंसी कब लगती है? जब हमें ऐसा फील हो कि हमारी कंट्री के रूल्स रेगुलेशन, हमारी कंट्री का सिस्टम वो क्या हो गया, उसमें इंटरनल थ्रेट। मतलब देखो, एक होता है कि वॉर की सिचुएशन है, राइट? मतलब इसमें अगर वॉर की सिचुएशन है तो भी हो सकती है, लेकिन अगर एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना कंट्री में, कि कंट्री की इंटरनल पोजीशन ऐसी हो गई है कि पूरी की पूरी कंट्री में ही कहीं ना कहीं थ्रेट है पीस के लिए, तो वहां पे आर्टिकल 352 को यूज किया जा सकता है। और यहां पे गवर्नमेंट ने उस मैसिव रिस्पांस के अगेंस्ट में क्या रिस्पांस दिया? इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। और क्या बोला उसके रिगार्डिंग ये बोला कि क्या स्टेटमेंट दी कि कंट्री का सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारी कंट्री में ना डिस्टर्बेंस हो गए, और वो डिस्टर्बेंस कैसे? इंटरनल डिस्टर्बेंस है, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंडर इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? इट इन्वोक्ड आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट को डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और अ थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। यहां पर दो बेस होते हैं कि इमरजेंसी कब लगेगी, या तो एक्सटर्नल थ्रेट है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारी कंट्री की ना सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंटरनली प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया है, इसलिए अब क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है इमरजेंसी को इंपोज करना, राइट? द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट अ ग्रेव क्राइसिस हैड अराइजन व्हिच मेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इमरजेंसी नेसेसरी। और उन्होंने बोला कि जो ऐसे क्राइसिस हुए हमारी पूरी की पूरी कंट्री में, और उन क्राइसिस ने क्या किया? गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और गवर्नमेंट के लिए नेसेसरी किया है कि वो इमरजेंसी को इंपोज कर दें, प्रोक्लेम कर दें। टेक्निकली स्पीकिंग दिस वाज विद इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, for our constitution provides for some special powers to the government once an emergency is declared। अब देखो ऐसा हुआ क्यों था, इसके पीछे का एक्चुअल लॉजिकल रीजन समझो। क्योंकि अगर इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाता तो फिर इंदिरा गांधी हमारे पॉलिटिकल आइडियाज को, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे वो पावर्स को इन्फ्लुएंस भी कर सके, क्योंकि अगर मान लिया उनको रिजाइन करवा देते तो पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं बाहर हो जाती एक टाइप से, और उनको दोबारा से एक दूसरी तरीके से, मतलब बेस से चीजें दोबारा शुरू करनी पड़ती, राइट? लेकिन अगर इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो और देखो ये इमरजेंसी कौन सी लगी है? नेशनल इमरजेंसी लगी है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। किसमें? यूनिटरी स्ट्रक्चर में। पहले हमारी स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही होती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो क्या हो सकता है? हमारे सारे के सारे लॉज क्या बनाएगी? हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट बनाएगी, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसका सीधा सा मतलब यह होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं, राइट? स्पेशल पावर्स होती हैं।
आप लोगों ने सुना होगा इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड हो जाते हैं, राइट? इसी चीज का हवाला देके कि हमारी कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं या फिर आउटर डिस्टर्बेंसेस हैं, बाहर से कोई वॉर हो रहा है, इंटरनल मतलब कोई ऐसे क्राइसिस अराइज हो रहे हैं। तो यहां पर देखो वही चीज कि यहां पे क्या बोला गया कि अब यहां गवर्नमेंट को अपनी ना कहीं पावर्स बचानी थी, और क्योंकि इमरजेंसी के थ्रू ऐसा कर सकती हैं, इमरजेंसी में वो सेपरेट कुछ स्पेशल पावर्स को यूज कर सकती हैं। तो ऐसे में क्या हुआ, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया और पावर्स को यूज करना शुरू कर दिया। और ये था एक्चुअल में रीजन, क्योंकि वो कुछ ऐसा सिस्टम लेके आना चाह रहे थे जिसमें पावर में भी बने रहे, कंट्री की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस भी कर सके, और इसीलिए क्या कर दिया, इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर दी। और हवाला क्या दिया, हवाला ये दिया गया कि हमारी कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है एंड दैट्स व्हाई इट्स नॉट इजी टू गो विद द सिस्टम बिकॉज कंट्री इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए नेसेसरी है कि कंट्री में इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो जाए, राइट? अब once the emergency is proclaimed, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government. जो चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि जब हमारे अगर नेशनल वाली इमरजेंसी, देखो आर्टिकल 352 स्पेशली मेंशन है, याद रखना आप इस चीज को, जब हम बात करें आर्टिकल 352 यहां पे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में, और सेंटर के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स होती है, पावर कंसंट्रेट हो जाती हैं, राइट? और इसी चीज के लिए तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट वर्क कर रही थी कि कब सारी की सारी पावर उनके हाथ में आए। जब उनको दिखा कि कहीं से भी सिस्टम नहीं उनके हाथ में आने वाला है, नेशन वाइड स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोग तो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, तो अब उनको एक यही मेथड बचा हुआ दिखा था, क्योंकि ये एक टाइप से उनको स्पेशल पावर प्रोवाइड करवाने वाला था। सेकेंडली द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स द पावर टू कर्टेल और रेस्ट्रिक्ट टू ऑल और एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसी के लिए इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई थी। क्यों? क्योंकि देखो आप लोगों ने देखा गवर्नमेंट ऑफिशियल स्ट्राइक पे जा रहे थे, रेलवे ऑफिसर स्ट्राइक पे जा रहे थे, आप लोगों ने देखा पूरी की पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग दिल्ली तक पहुंच गए, पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गए, प्रोटेस्ट करते करते, डेमोन्स्ट्रेट करते करते। तो वो क्या कर रहे थे, पीपल वर यूजिंग देयर फंडामेंटल राइट्स ना। बट जब हमारी कंट्री का फेडरल मतलब जहां पावर डिवाइड होती है कि सेंटर की अलग से पावर्स है, स्टेट की अलग से पावर्स है, लेकिन जब इमरजेंसी इंपोज हो गई तो उसका मतलब क्या होगा, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी में, और जब यूनिटरी में कन्वर्ट हो तो सारी की सारी पावर्स कहां पे कंसंट्रेट होगी, इन द हैंड्स ऑफ द वन यूनियन गवर्नमेंट। वहां पे क्या होगी, एक टाइप से पावर कंसर्न होगी, कंसंट्रेट होगी, राइट? और ये जो आपकी इमरजेंसी लगी थी आर्टिकल 352, इसका सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट ये था कि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी आ गई थी कि वो फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे या फिर कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती थी, रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। और अब गवर्नमेंट के पास टूल आ गया क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकती है। तो अब तो क्या होगा, अब हमारी गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं आपको डिक्टेटरशिप वाली फॉर्म दिखेगी, जहां गवर्नमेंट सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करेगी। So from the wording of the provision of the constitution, it is clear that an emergency is seen as we will discuss it, as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function. Therefore, special powers are granted to the government. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा फील होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें कुछ भी इसका मिसयूज के लिए नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पता है, हमारे फ्रेमर्स को पता था कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है। अभी अभी हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए पावर का एक सेंटर होना चाहिए, वो सेंटर होगा, यूनियन गवर्नमेंट होगी। इसलिए उनको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी थी, कुछ सिचुएशंस दी थी कि वहां पर वो कुछ पावर्स, स्पेशल पावर्स को यूज कर सकती हैं, राइट? So on the night of the 25th of June 1975, the Prime Minister recommended the imposition of emergency to the President Fakhruddin Ali Ahmed. और क्या हुआ फाइनली ये हुआ कि नाइट के टाइम पे 25th ऑफ जून, इसको आप ब्लैक नाइट कंसीडर कर सकते हो, जिसमें क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी ने रिकमेंड किया। और देखो हमारी कंट्री की सिस्टम कैसा चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट तो क्या है, एक रबर स्टैंप है, राइट? आप देखो फिर क्या है, यहां पर पीएम ने क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि सिस्टम सही से नहीं चल रहा है, तो रिकमेंड कर दिया कि क्या होना चाहिए, इमरजेंसी इंपोज होनी चाहिए, राइट? तो मतलब उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इंदिरा गांधी ने उनको क्या रिकमेंड किया कि कंट्री का सिस्टम प्रॉपरली नहीं चल रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं चल रहा है तो इमरजेंसी इंपोज कर दो. सो आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेज वाज डिस्कनेक्टेड. अब देखो कितनी बड़ी हार्श पॉलिसी है हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर. जहां हमारी डेमोक्रेसी है पूरी की पूरी कंट्री, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी मेजर न्यूज़पेपर की कट कर दी गई, डिस्कनेक्ट कर दी गई. क्यों? सोचो जरा, दिमाग लड़ाओ. क्यों? क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगे ना चीजें, क्योंकि फंडामेंटल राइट था भाई हमारा, हम एक्सप्रेस कर सकते अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को. और कॉमन पीपल को कहां से पता चलेगा? क्योंकि आज के जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सारी चीजें नहीं थी ना. तो द सोर्स ऑफ द न्यूज इंफॉर्मेशन वाज न्यूज़पेपर. इसलिए गवर्नमेंट को क्या लगा कि अगर आपको सिचुएशन को हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, तो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन मतलब डायरेक्ट जाने ही ना दो. इसलिए क्या कर दिया गया, जो मेजर न्यूज़पेपर थे, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे, फेमस न्यूज़पेपर थे, उनकी पावर, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया. And in the early morning, a large number of leaders and workers of the opposition parties were arrested. और देखो इमरजेंसी लगी. इमरजेंसी का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर अब यूनिटरी में बन चुका है. अब यूनियन हमारे लॉज बना रही है. तो अब यूनियन ने क्या हवाला दिया कि ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो पीपल हैं, लीडर्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्या करे, कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करे. इसलिए इनको अरेस्ट करो भाई. आप लोगों ने प्रिटेंटिव डिटेंशन हमारे राइट्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, प्रिटेंटिव डिटेंशन. उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर, वैसे तो हमने क्या पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग किसी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो बेस पहले बताया जाता है, अरेस्ट वारंट होता है, प्रूफ्स होते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट में. लेकिन प्रिटेंटिव डिटेंशन क्या है? अगर ये लगे कि इस पर्सन ने ना कुछ गलत वर्क किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ऐसे में प्रिटेंटिव डिटेंशन को यूज किया जा सकता है. और उसमें उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्शन ओनली, सिर्फ शक के बेस पे पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है. तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी वही करवाया कि जो लीडर्स थे हमारी कंट्री के, इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, अपोजिशन वाले, उन सभी को क्या करा दिया? अरेस्ट करा दिया. राइट? और क्या बोला गया? द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट इट एट अ स्पेशल मीटिंग एट 6 AM on 26 of June आफ्टर ऑल दिस हैड टेकन प्लेस. और क्या बोला गया कि कैबिनेट को इन्फॉर्म कर दिया गया कि एक स्पेशल मीटिंग होगी 6 बजे. और देखो 6 AM 26 of June मतलब मॉर्निंग में ही होगी. रात को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. मतलब देखो कहीं ना कहीं आप लोग क्या देख पा रहे हो, यही एक इंडिविजुअल पर्सन का कंट्रोल देख पा रहे हो. मतलब कैबिनेट को भी नहीं पता है. कैबिनेट की तो मीटिंग कब हो रही है? अगले दिन सुबह हो रही है. 25th नाइट को आपने क्या पढ़ा? यहां पे आप लोगों ने नाइट को पढ़ा, इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. और यहां पे फिर क्या हुआ? कैबिनेट को इन्फॉर्म कर दिया गया कि स्पेशल मीटिंग बुलानी है भाई 6 बजे 26 of June को. और ये सारी चीजें होने के बाद अब क्या कैबिनेट की मीटिंग का कोई कंट्रीब्यूशन था? कुछ पॉजिटिव इंपॉर्टेंस था? कोई जरूरी थी? क्योंकि जब इमरजेंसी इंपोज हो ही गई तो फिर अब कैबिनेट क्या करेगी? लेकिन यहां जिस चीज पर क्वेश्चनिंग है, वो क्वेश्चनिंग किसके ऊपर है? वो क्वेश्चनिंग है यहां. क्योंकि क्या हुआ? ये बोला गया, पीएम ने तो बोल दिया. पीएम ने क्या बोला कि भाई हमारी कंट्री का ना इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं चल रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नहीं चल सकता सिस्टम. तो क्या फखरुद्दीन अली अहमद को मान लेना चाहिए था? क्या ऐसा कुछ तो हम बोलते कि रबर स्टैंप है, लेकिन क्या रबर स्टैंप एक पर्सन के बोलने से रबर स्टैंप हो गया? कि इंदिरा गांधी ने बोल दी इमरजेंसी लगा और इमरजेंसी लग गई? मतलब शुडंट ही यूज एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव डिस्कशन? क्या उनको कैबिनेट से नहीं पूछना चाहिए था, जब उनको पता था कि कंट्री की सिचुएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, और फिर भी वो सिर्फ इंदिरा गांधी के बोलने पर इमरजेंसी लगा रहे हैं? तो यहां पर देखो यही मेंशन हुआ, शुड द प्रेसिडेंट हैव डिक्लेयर्ड इमरजेंसी विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट? क्या ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी लग रही है कंट्री में, और हालांकि इमरजेंसी के लिए प्रोविजन क्या होते हैं कि पार्लियामेंट उस पर अपनी कंसेंट देती है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि कंट्री का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इंडिविजुअल सेंट्रिक हो रहा है. तो अगर इंडिविजुअल सेंट्रिक हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम यही हो रही है कि एक पर्सन के कहने पर पूरी की पूरी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो रहा है. हमारी कंट्री का बेस ही चेंज हो रहा है. जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किए कुछ टारगेट्स, कुछ गोल्स, कुछ फीचर्स, वो पूरी की पूरी फीचर्स चेंज हो रही हैं. तो क्या ऐसे में यही होना चाहिए था कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर कर देनी चाहिए थी विदाउट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट? क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग तो यहां हो रही है 26 को और इमरजेंसी लग रही है 25th of June को. तो क्या प्रेसिडेंट की रोल को आप यहां पे पार्शियल वाला नहीं पाते हो, पार्शियलिटी वाला नहीं पाते हो? क्योंकि उनको हमने एक दर्जा दिया है, एक अथॉरिटी दी है कि वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है. ऑल तो हम बोलते कि वो नॉमिनल है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में इतने नॉमिनल है कि वो रैशनैलिटी ना देख पाए किसी चीज की?
राइट? वो ये भी ना देख पाए कि हमारी कंट्री में एक्चुअल में पोजीशन क्या हो रही है। एक लीडर ने बोला और इमरजेंसी लगा दी। क्या यही रोल होता है प्रेसिडेंट का? तो यहां जो सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल पोजीशन थी ना वो हमारी कंट्री की, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी तो बोलेंगी भाई, बिकॉज शी वांटेड टू सेव हर चेयर ओनली। वो चाहती ये थी कि कुछ भी करो बस उनकी चेयर को बचा लो, प्राइम मिनिस्टर वाली। शी वॉज नॉट इन द फेवर कि इलेक्शंस हो, उनके ऊपर किसी तरीके के एलिगेशंस लगे, इसलिए उन्होंने क्या बोला, इसलिए वो तो चाह रही थी कि इलेक्शन दोबारा से, मतलब इस अगर हो भी तो ऐसी पोजीशन में होने चाहिए जहां वो सारे सिस्टम को कंट्रोल किए हुए हैं। और देखो ये कितनी अलग सिस्टम है, कितनी गलत बात है कि पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया ताकि ये चीजें लोगों तक इतनी पहुंचे ही ना। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 1 पर्सन प्राइम मिनिस्टर ओनली रिकमेंड कर दिया इमरजेंसी को। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस था, राइट? तो यही वो चीज थी जिसको बोला गया डेमोक्रेसी। अब देखो मिसेस गांधी डिफीटेड, अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण और कई नेता गिरफ्तार, मतलब ये क्या सारी चीजें क्या दिखा रही हैं? नया आपातकाल, इमरजेंसी, कई सारे पॉलिटिकल लीडर को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, राइट? हमारी सिक्योरिटी, नेशन की सिक्योरिटी खत्म हो गई है। ओके, वर्क मोर टॉक लेस, बातें कम करो, प्रधानमंत्री का क्रांतिकारी कार्यक्रम आय से सफल बनाए। मिसेस गांधी अब क्या है? डिफीटेड, ये तो बाद में पढ़ेंगे, है ना? आप देखो क्या ये सारी की सारी चीजें, कांग्रेस इन दिल्ली टॉट, देखो ये सारी की सारी चीजें प्रोटेस्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? फिर भी हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? ऐसा सिस्टम हो रहा है कि एक इमरजेंसी इंपोज, देखो सारी न्यूज़पेपर की कटिंग है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, सेवरल लीडर्स अरेस्टेड। ये चीजें आपको क्या दिखा रही हैं? ये चीजें आपको दिखा रही है कि कितना रोल था इंदिरा गांधी का। देखो अखबारों पर बंदिश लगी, राइट? देश में तानाशाही रोकने के लंबे संघर्ष हेतु तैयार रहे। नई दुनिया ने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था और आप लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी चैप्टर की, वहां पे नई दुनिया का ये वाला कॉर्नर आप लोगों ने खाली पाया था, ब्लैंक मिला था। एंड एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि इमरजेंसी की फोटो है जिसमें वो, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ पब्लिश नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था? वो प्रोटेस्ट करने का एक मेथड था, राइट? कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब देखो ये वाली चीजें, विद सच मैसिव सपोर्ट यू शुड नॉट थिंक ऑफ स्टेपिंग डाउन। अब देखो यहाँ पे इंदिरा गांधी कंडीशनल स्टे ऑर्डर, यहाँ पे स्टे 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 की बात हो रही है, बट इवन देन इंदिरा गांधी मानने को तैयार नहीं है। अब इतना मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इस सारी की सारी चीजों के अगेंस्ट में इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? इमरजेंसी इंपोज कर दी। और कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस देखो, पॉलिटिकल क्राइसिस ये था। ये क्या दिखाता है? फ्यू डे बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड कैप्चर्स द सेंस ऑफ इमेंडिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। द मैन बिहाइंड द चेयर इज D.K. बारू, द कांग्रेस प्रेसिडेंट। ये देखो ये भी पीछे खड़े हैं, और ये क्या है? ये चेयर पे बैठी इंदिरा गांधी। क्यों बैठी है? क्योंकि इन्हीं के नाम पे तो सब कुछ चल रहा है भाई, पूरी की पूरी कंट्री एक ऑर्डर से चल रही है, इवन प्रेसिडेंट एक ऑर्डर से चल रहे हैं, उनके बोलते ही कंट्री में इमरजेंसी इंपोज हो रही है। और इसीलिए इतनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उसमें एक पर्सन ने ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया कि एक पर्सन के बोलने से कंट्री का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। हमने जो फेडरल स्ट्रक्चर इंपोज किया वो चेंज ही हो गया पूरा का पूरा, राइट? तो ये था हमारी कंट्री में इमरजेंसी इंपोज होने की सिचुएशन। और अब आप लोगों को समझ आया होगा कि बैकग्राउंड कैसे बनता आया और फाइनली कैसे इंदिरा गांधी ने सारे के सारे स्ट्रक्चर को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया, राइट? और कैसे कैसे इमरजेंसी के बाद मतलब लोगों की फ्रीडम को कैसे स्नैच कर लिया गया। जब हमने प्रेस की फ्रीडम देखी वो कैसे खत्म हो गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक इंपैक्ट था, राइट? कि लीडर्स को अरेस्ट किया गया और न्यूज़पेपर की फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। और क्या रिजल्ट निकले और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? अभी ऐसा तो नहीं कि इस इमरजेंसी का कुछ इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो अब इस इमरजेंसी के बाद क्या सिचुएशन हुई कंट्री में, कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? आई होप एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारी कंट्री में सिस्टम कैसे कैसे चल रहा है। आई थिंक ऑन रैशनल बेसिस यू आर एबल टू जज एवरीथिंग, राइट? तो आई थिंक यहां तक आपको कंप्लीटली क्लियर है, बट इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स इन क्वेरी यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन, okay? And I think chapter is quite interesting also, you are able to understand it properly, okay? So now what were the consequences of this particular emergency, that we will discuss in next video. Till then keep revising, keep learning and stay connected. Thank you, thanks a lot.